Hi everyone. So, in this chapter or in this unit, we will discuss the basics of C, fundamentals of C. So, these are the topics that we are going to cover in this particular unit: introduction, operators, and the best practices in code writing. So best practices, it is related to the importance of comments, operators. We are going to discuss about the number of operators we have in C programming language and their operator precedence, type conversion and typecasting. And then introduction, obviously we'll start with some basic algorithm, that what is algorithm, then structure of a program. So there are multiple things. So now we'll start with the what is algorithm. सी आपको कोई भी अगर प्रोग्राम बनाना है, अगर हम बेसिक प्रोग्राम की भी अगर हम बात करते हैं, बेसिक मीन्स कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है और उन नंबर्स को हम लोग कैलकुलेटर के बजाय हम लोग प्रोग्रामिंग से अगर उसको ऐड करते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला एक बेसिक स्टेप होता है कि आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि आप कैसे नंबर को ऐड करने वाले हैं. So that is what I suggest, that what is algorithm. Algorithm क्या है कि आपके कुछ sequence of steps है, मतलब it is a step by step logical procedure. It is a step by step logical procedure. It says that कोई भी आपको प्रोग्राम लिखना है, उसको पहले लॉजिक अगर उसका बिल्डअप करना है, फर्स्ट यू राइट द एल्गोरिथम, ओके, द स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. और कि एक स्टेप आपको एक टास्क परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल आपको एक टास्क परफॉर्म करना है दैट यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिंग टू इंटीजर नंबर्स. देन उस प्रोग्राम को डायरेक्ट लिखने से पहले सबसे पहले उसको एक लॉजिक बिल्डिंग होना चाहिए कि मैं दो नंबर्स को कैसे यूजिंग द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे ऐड कर सकता हूँ. देयर शुड बी some step by step execution, right? So you have a task that you need to add the two integer numbers. Then what is the step by step procedure for adding the two integer numbers? So basically इस चीज़ को करने के लिए what you need to do, you need to write the algorithm which says algorithm is a method of representing the step by step logical procedure for solving a problem. Or you can say a program written in a non-computer language is called algorithm. It is a step-by-step method of performing any task. Okay, so this is basically one of the basic tools that used to develop the program solving logic. Obviously अगर आपको कोई बहुत बड़ा टास्क करना है, छोटा टास्क करना है, स्मॉल टास्क करना है, या तो आप उसको नंबर ऑफ स्टेप्स में डिवाइड करते तो वो ईजी हो जाता है उसका लॉजिक बिल्डअप करना, ताकि आप उसका प्रोग्राम लिख सको. When you have the idea of something, it is as comparison, it is very easy to implement it. So that's what this algorithm means. Okay, so they can have steps that repeat or require decisions until the task is completed. So basically in between, जब तक आपका task complete नहीं हो जाता, in between आप sequence को भी repeat कर सकते हैं. So that is how we work. So now if I talk about properties of algorithm, so there are few properties जो मुझे लगता है हमें डिस्कस करनी चाहिए. दिस इज़ फाइनाइटनेस, दिस इज़ नॉट फिटनेस. इट सेज ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. इट इज़ फाइनाइटनेस. फाइनाइटनेस मीन्स दैट देयर शुड बी अ नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप. डेफिनेट, ऑब्वियसली जो भी आप स्टेप लिख रहे हो एल्गोरिथम के, उन सबका एक मीनिंग होना चाहिए. देयर शुड बी अ मीनिंगफुल स्टेप्स. इफेक्टिवनेस, आप कोई टास्क को सॉल्व कर रहे हो तो एवरी स्टेप हैज़ इट्स ओन मीनिंग, तो उसकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए ताकि आप उनको रीड आउट करके यू कैन कन्वर्ट देम इनटू अ प्रोग्राम. अदरवाइज इट इज़ ऑफ नो सेंस. जनरलिटी, इट सेज दैट कि आपने जो टास्क स्टार्ट किया है, इट शुड बी कंप्लीटेड इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ टाइम. Okay, so basically the algorithm must be complete so that it works successfully in solving all particular problems for which it is defined. Okay, so ऐसा नहीं है आपने बस दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, आपने बस एक सीक्वेंस लगा दी और जो आपने टास्क स्टार्ट किया है उसको फिनिश भी तो करना है, उसको एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में फिनिश करना है और वो टास्क कंप्लीट भी होना चाहिए. अगर वो टास्क आपने नंबर ऑफ स्टेप्स लिख दिया लेकिन वो टास्क ही कंप्लीट नहीं हुआ तो इट डजंट मेक एनी सेंस.
Input and output, each algorithm must take 0, 1 or more quantities of input and produce 1 or more output values. Obviously there has to be like many inputs can be given to a program and many outputs can be come out from the program. So these are the properties: finiteness, definite, effectiveness, generality, and input and output, right? So now let's start with one of the basic example here. The first example is very simple, that you need to find out the sum and average of two numbers. Okay, now अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि that you इसको प्रोग्राम लिखने से पहले, देखिए प्रोग्राम के लिए आपको सिंटेक्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट? लेकिन यहाँ पे अगर आपको एल्गोरिथम लिखना है तो सिंटेक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, राइट? उसके लिए आपको क्या लॉजिक है उसको स्टेप वाइज आपको लिखना है, उसकी ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए, अगर आपको दो नंबर्स को सम करना है या एवरेज निकालना है, फर्स्ट यू नीड टू रीड द नंबर्स, राइट? सपोज दीज आर टू नंबर्स ए एंड बी. नाउ यू हैव टू कंप्यूट द सम ऑफ द नंबर्स. आप उनका सम निकालोगे, देन आप इसको स्टोर कर दोगे कोई थर्ड वेरिएबल में. जो भी रिजल्ट आएगा उसको आप स्टोर कर दोगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर है 4 और 5. आपने इसका सम किया 4 + 5 विच इज़ इक्वल टू 9. अब आपने इस 9 को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, राइट? तो आपने इस 9 को यहाँ स्टोर कर दिया. ये आपका ए था, ये आपका बी था. नाउ डिवाइड द सम. एवरेज निकालना है तो आपने क्या करा, सम को डिवाइड कर दिया, विच इज़ 9 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4.5. नाउ स्टोर द रिजल्ट ऑफ एवरेज, स्टोर द रिजल्ट इन वेरिएबल. अब इस एवरेज को आपने जो भी कैलकुलेट किया इसको एवरेज वेरिएबल में स्टोर कर दिया. वी विल डिस्कस व्हाट इज़ वेरिएबल एंड देन यू हैव टू प्रिंट दैट वैल्यू. आपने दोनों जो भी आपका सम था और एवरेज था, इन दोनों की वैल्यू को आपने क्या किया, इन दोनों की वैल्यू को आपने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल एस में और एक एवरेज में, और इन दोनों को आपने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया. नाउ दिस स्टेप 7 इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम. सो इट मीन्स आपने दो नंबर्स का सम निकाला और उनका एवरेज निकाला, और ये नंबर ऑफ स्टेप्स आपने फॉलो अगर आप करोगे तो आप इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी विल डू दैट. अब देखिए, इसी को अगर मुझे प्रोग्राम में करना है तो सबसे पहले तो मुझे सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बिना सिंटेक्स के आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं करता है. सो वी विल अंडरस्टैंड द सिंटेक्स एंड देन वी विल राइट द प्रोग्राम ऑफ दिस एल्गोरिथम. So now if we come to the next part, find up, suppose there are another example which says that find the area, diameter and circumference of a circle. तो now you have to write the steps कि भाई मैं कैसे एक सर्कल का एरिया, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस निकाल सकती हूँ. सो फर्स्ट यू विल स्टार्ट विद द स्टार्ट. अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी फ़िलहाल में पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 3.14. एक तो तरीका ये है कि आप सीधा पाई की वैल्यू 3.14 ले लो. यहाँ पे मैंने पाई को इनिशलाइज़ कर दिया. इनिशलाइज़ मतलब कि मैंने पाई को, ये जो वेरिएबल है इसको मैंने फ़िलहाल 0 दे दिया है, ठीक है. नाउ अब आपने रेडियस रीड किया, देन यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस इटसेल्फ एंड द पाई वैल्यूज़, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर. नाउ आपने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एरिया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस विथ 2 बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑल्सो, राइट. नाउ स्टोर द वेरिएबल, जो भी आपका रिजल्ट है उसको डायमीटर में स्टोर कर दीजिए वेरिएबल में. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड द डायमीटर वैल्यू. नाउ स्टोर द रिजल्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस विच इज 2 pi r, राइट. सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ एरिया, डायमीटर. इट मीन्स दैट दीज आर द स्टेप्स 1 by 1. आपने देखा कि आपको अगर एरिया और डायमीटर फाइंड आउट करना है, एरिया और डायमीटर फाइंड आउट करना है, सो देर आर नंबर ऑफ स्टेप्स. देर आर, अब सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टीज़ क्या बोलती है कि देर शुड बी अ नंबर ऑफ फाइनाइट स्टेप्स. एंड सेकेंड थिंग, हर एक स्टेप का एक मीनिंग होना चाहिए. देन फाइनाइट आपके 11 स्टेप्स हो गए. एंड देन जो भी आपने टास्क क्या है कि आपको एरिया और डायमीटर निकालना है एंड सर्कमफ्रेंस प्रिंट करवाना है सर्कल का. टास्क भी आपका कंप्लीट हो गया. सो देयरफॉर दिस इज द एल्गोरिथम, राइट. दिस इज द एल्गोरिथम. Now let's come to the next. Here again same, find the area, circumference of a rectangle. So again you need to आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. पहले तो एरिया का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो जब आप लेंथ इंटू ब्रेथ देखोगे तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, दो वैल्यूज़ चाहिए होगी. तो आपने स्टार्ट किया, आपने रीड करी लेंथ इंटू ब्रेथ, कैलकुलेट द प्रोडक्ट, देन प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया. अब आपने उसको स्टोर कर दिया एरिया वेरिएबल में. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस.
नाउ अब आपको सर्कमफ्रेंस, ये आपका रेक्टेंगल है, दिस इज़ योर लेंथ, दिस इज़ योर ब्रेथ। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, स्टोर, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। आपने लेंथ और ब्रेथ की सम निकाल ली और आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ, राइट। तो अब आपने उसको एक वेरिएबल सर्कमफ्रेंस में स्टोर कर दिया और उसकी वेरिएबल आपकी सर्कमफ्रेंस और आपने एरिया की वैल्यू प्रिंट करवा दिया एंड यू हैव टू स्टॉप। सो अगेन दिस एल्गोरिथम आपकी जो एंड हुई है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हुई है एंड एवरी स्टेप इज हैज़ इट्स ओन मीनिंग। और जो आपने टास्क था कि एरिया और सर्कमफ्रेंस आपको रेक्टेंगल का प्रिंट करवाना है वो भी कंप्लीट हो गया। सो देयरफॉर दिस इज अ कंप्लीट एल्गोरिथम। Okay, so you need to understand the basic part of algorithm, then अब now you have to convert these algorithm into program। जब आपको logic clear हो गया, आपका logic build up हो गया, तो it's very easy to convert that algorithm into a program। just आपको program में convert करने के लिए syntax पता होनी चाहिए, right? सेम विद दिस वी हैव द फ्लो चार्ट पार्ट। ओके, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, बिकॉज आपने देखा भी एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, बट फ्लो चार्ट आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। हम लोग वहाँ यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यूज़ करते हैं टू गिव यू द फ्लो ऑफ डेटा कि एक्चुअली स्टार्ट और एंड पॉइंट में कैसे डेटा फ्लो कर रहा है। So this is how the flowchart is a dramatic representation that illustrates the sequence of operations to be performed to get the solution of a problem. Okay, so basically these have a sequence of operation, but यहाँ पे हम लोग कुछ symbols use करते हैं, right? So now what are the symbols? These are the symbols. Suppose this is the terminator, this one is the decision symbol, process, document, multiple documents, data storage, internal storage, input and output, display, manual operation, tape data. So there are multiple things. Okay, so now let me give you the idea of this. So the five basic flow chart. Okay, what are the 5 basic flow chart symbols are terminal block, input and output block, process block, decision block and flow lines। ये हमारे 5 ऐसे basic symbols हैं जिनको हम use करते हैं flow chart के लिए to give you the flow of execution कि actually execution क्या चल रहा है, right? So now if we understand this part, so here in this part we have, this is algorithm to find the, जैसे हमने अभी algorithm लिखी थी sum and average of 2 numbers, हमें उसको flow chart में देखना है। देखिए सबसे पहले this is a terminal box, या start and stop। so आपने start किया, this is the input box, क्योंकि हमें 2 numbers का sum और average निकालना है तो आपने 2 input लिए। अब आप इसको एक में भी लिख सकते थे कि आप ऐसे कर सकते थे n1, n2, राइट। सो वी हैव टेकन 2 इनपुट्स। अब दिस इज आपका ये क्या है, प्रोसेस ब्लॉक है, दिस वन इज द प्रोसेस ब्लॉक। ओके, दिस वन इज द प्रोसेस ब्लॉक। नाउ व्हाट इट सेज प्रोसेस ब्लॉक में कि आप जो इवैल्यूएशन करने वाले, ओके, दिस वन इज योर प्रोसेस ब्लॉक, ये आपका प्रोसेस ब्लॉक है। ओके, दिस वन इज योर टर्मिनल ब्लॉक, स्टार्ट एंड स्टॉप, ये आपका इनपुट है, यू नो दीज आर 2 योर इनपुट ब्लॉक। ओके, दीज आर द इनपुट ब्लॉक, और बॉक्स आप बोल सकते हो, इनपुट बॉक्स बोलिए या ब्लॉक बोलिए, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस बॉक्स। ओके, सो सम एंड एवरेज आपने निकाल लिया, देन दिस इज अगेन द प्रिंट। ओके, प्रिंट एंड सम एंड एवरेज, ठीक है, आपने इसको प्रिंट किया एंड देन यू हैव टू स्टॉप। तो सो आपने कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में, अब एल्गोरिथम क्या था आपका, आपने स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन लिखा, स्टेप बाय स्टेप आपने उसको लाइन बाय लाइन लिखा। अब आपने उसी को सेम क्या किया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में दिखा दिया। दिस इज व्हाट द फ्लो चार्ट इज। ये आपकी फ्लो लाइन्स है, दीज आर योर फ्लो लाइन्स, राइट, दीज आर योर फ्लो लाइन्स। इट विल टेल यू कि डायरेक्शन कहाँ हो रही है, स्टार्ट से लेके आप एंड तक कैसे पहुँच रहे हो। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये आपका बेसिक फ्लो चार्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं टू गिव यू द आइडिया अबाउट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम। ओके, किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट एल्गोरिथम बनाना, इट्स अ गुड हैबिट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर थिंग। Here this is another flow chart. It says write a pseudocode to check out whether student is passed or not. Here one block is added. This one is called decision block. This one is called decision block. This one is the start. Now you have to take the, because हमें देखना है कि student पास हुआ है कि नहीं हुआ है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या चाहिए होगी, उसके लिए मार्क्स चाहिए होंगे, तो आपने मार्क्स इनपुट करवाए। देन अगर ये दिस इज कॉल्ड डिसीजन ब्लॉक। ओके, देन डायमंड शेप।
सो अगर आपकी मार्क्स जो है ग्रेटर देन 60 है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 60, अगर आपका आंसर आता है येस, तो दिस गेट विल प्रिंट स्टूडेंट पास. अगर आपका डिसीजन आता है नो, देन प्रिंट आपको करना है स्टूडेंट फेल्ड, एंड आफ्टर दैट ये आपका हो जाएगा स्टॉप. राइट. सो हेयर that's how you have to write the pseudocode of a program, whether it will check whether a student is passed or not. Okay, that's how it works. So now let's understand the basic difference between flowchart and the algorithm. So what flowchart is? It is a step by step execution, right? This is a picture representation of an algorithm, right? This one is written in an English language. This one is the steps of algorithms that you have shown in the form of box and arrows and flows. Okay, logical flow आपका हो गया. It explains how certain process followed may not have detailed instructions. यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं होती क्योंकि पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, तो इतनी इंस्ट्रक्शंस आप ऐड नहीं कर सकते हो. बट येस, इट एल्गोरिथम एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इन अ वेरी सीक्वेंस प्रोसेस, very in detailed process. Okay, these are the difference between algorithm and flowchart. So now in the next lecture we will understand the 4 important aspects of any language.